नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश खेर, श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस को रिवाइज्ड कर दिया गया है और नया सिलेबस उन्होंने हमें दिया है। तो उस सिलेबस के बारे में हम देखेंगे कि उस सिलेबस में क्या जोड़ा गया है, सिलेबस के अंतर्गत क्या हटाया गया है, उसका पूरा विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का और दूसरा विषय यानी सब्जेक्ट का होता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का अंक 4 अंक होता है। इस प्रकार 200 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र होता है और सब्जेक्ट में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 अंकों का एक प्रश्न होता है। इस प्रकार 600 अंकों का सब्जेक्ट होता है। कुल मिलाकर 800 अंकों का प्रश्न पत्र होते हैं और 100 नंबर का साक्षात्कार होता है। तो जो मेरिट बनती है वह 900 अंकों पर बनती है। सिलेबस जो रिवाइज्ड किया है अभी वह जीएस यानी सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस आयोग ने रिवाइज्ड कर दिया है। इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन यानी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कुल यूनिट 5 यूनिट उसने डाली है। सिलसिलेवार प्रत्येक यूनिट के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या उन्होंने मेंशन किया है और उसके अंतर्गत हमें क्या और पढ़ना चाहिए। तो आइए देखें, पहली यूनिट इसकी जो है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मेंशन किया गया है। सेकंड यूनिट इसकी है मध्य प्रदेश का भूगोल। थर्ड यूनिट जो इसकी है उसको 2 पार्ट में बांटा है। मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और चौथी यूनिट इसके अंतर्गत जो मेंशन की गई है वो मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनजातियां प्लस लोक संस्कृति प्लस लोक साहित्य। और 5वीं यूनिट इसके अंतर्गत जो मेंशन की गई है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के समसामयिकी, जन कल्याणकारी योजनाएं और ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये 5 यूनिट में आयोग ने इसे डिवाइड किया है। अब हमें देखना है कि पहली यूनिट जो है उस प्रथम यूनिट के अंतर्गत आयोग ने 5 सेक्शन दिया है। 5 सेक्शन के अंतर्गत हम देखें कि पहला सेक्शन जो मेंशन किया है वह प्राचीन इतिहास, प्राचीन
इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत केवल सिर्फ और केवल आयोग ने प्राचीन इतिहास मेंशन किया है, लेकिन प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो प्राचीन इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, जिस समय पत्थर का युग था, यानी कि उसे प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आद्य प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इस काल के अंतर्गत ताम्र युग यानी कि तांबे की खोज हो चुकी थी, तो उसके बारे में। तीसरा ऐतिहासिक काल, यानी कि इस समय लोहों की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसे लोह युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ राजवंश को भी सम्मिलित कर लिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह प्राचीन काल में कौन कौन से राजवंश ने शासन किया, उसमें मौर्य वंश, शुक वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, ओलिकर वंश, वर्धन वंश, शैल वंश, कलचुरी वंश, परमार वंश और चंदेल वंश। तो इस हिसाब से प्राचीन इतिहास को हम देखेंगे। ये मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ा जाएगा। दूसरा इसके अंदर सेक्शन दिया है मध्यकाल का इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल के इतिहास के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, तो विशेषकर दिल्ली सल्तनत का मालवा के अंतर्गत कहां पर, कैसे, कब शासन हुआ। दूसरा मुगल कालीन शासन व्यवस्था, यानी कि मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब व कौन कौन से राजाओं का किस प्रकार से मध्य प्रदेश पर शासन किया गया, उस व्यवस्था को इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तीसरा मध्यकाल के अंतर्गत भी कुछ वंश यानी कि कुछ राजाओं का शासन रहा, कुछ वंश का शासन यहाँ पर रहा। उसमें तोमर वंश, विशेषकर बुंदेला वंश, गोंडवाना साम्राज्य, होलकर वंश और सिंधिया वंश की बात हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ रियासतें मध्य प्रदेश में रही है, उनका उल्लेख भी परीक्षाओं में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रियासतों में भोपाल रियासत, ग्वालियर रियासत, उसके अलावा होलकर रियासत विशेष तौर पर इसके अंतर्गत देखना चाहिए। तीसरा जो टॉपिक है आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम इसको 2 रूपों में बांट सकते हैं। पहला 1857 की क्रांति से लगा करके 1885 तक के काल में। तो इसके अंदर 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में कहाँ पर, कौन से स्थल पर, किसके नेतृत्व में और उसका परिणाम क्या हुआ, इस संदर्भ में आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 1885 से 1905 तक का काल, 1905 से 1919 तक का काल और 1919 से 1947 तक का काल। इसके अंतर्गत कौन कौन से सत्याग्रह हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से सम्मेलन हुए, उसको हम देख सकते हैं। यदि सत्याग्रह की बात करें हम, तो झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको हम देखते हैं। इसी काल में नरसंहार भी हुआ है और कुछ हत्याकांड भी हुए हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जैसा कि नरसंहार में देखें हम कि चरण पादु का नरसंहार,
तो उसको इसमें देखा जाता है। उसके अलावा आपका पंजाब मेल कांड का संबंध भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रांतिकारी या उससे मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है। आंदोलन की बात करें, आधुनिक इतिहास में मध्य प्रदेश में उन आंदोलनों का स्वतंत्रता के लिए क्या प्रभाव रहा है और क्या योगदान रहा है, उसमें हम देखें कि असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रीवा का चावल आंदोलन आदि को इसके अंतर्गत देखा जाना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से क्रांतिकारी नेता रहे उनके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में महिलाओं में कौन कौन सी क्रांतिकारी महिलाओं ने अपनी भूमिका अदा की, उसके संदर्भ में इसमें देखा जाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास के बारे में देखा जाता है। उसके बाद चौथा सेक्शन, इसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों की एसटी का इतिहास और उनका साहित्य, ये चौथा सेक्शन, पांचवा सेक्शन इसमें दिया है। तो एसटी का इतिहास क्या रहा, उनका साहित्य से संदर्भित क्या रहा, वो हम इस यूनिट के अंतर्गत पूरा देखेंगे। दूसरे यूनिट को हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल के अंतर्गत, जैसा कि मध्य प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो इसको जिस सेक्शन में डिवाइड किया है उसमें पहला सेक्शन है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार या स्थिति। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार और स्थिति के अंतर्गत वैश्विक ग्लोब पर मध्य प्रदेश कहां पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश का आकार किस प्रकार का है, मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को लगती है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत देखा जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत दिया है नदियां। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की सबसे अधिक नदियां भारत में हैं और भारत की सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश में हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब इसके संदर्भ में परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट से हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसमें नदियों का स्थल प्राकृतिक भाग के आधार पर कहां पर है, नदियों के प्रवाह की दिशा, नदियों की लंबाई, उसका अपवाह क्षेत्र, नदियों का क्रम, बसे नगर नदियों पर और नदियों के बारे में अन्य विशेषताएं, उस पे जल प्रपात आदि। तीसरा इसका सेक्शन इसमें मेंशन किया है वो है पर्वत। जैसा कि पर्वत प्राकृतिक भाग का ही एक आयाम है, जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन से पर्वत किस प्राकृतिक भाग में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उसको मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, पूर्वी पठार, सतपुड़ा की श्रेणियां और नर्मदा सोन नदी। कौन सा पर्वत किस प्राकृतिक भाग के अंतर्गत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में
विशेष तौर पर पढ़ा जाता है। चौथा पॉइंट इसमें दिया है मिट्टियां। मिट्टी के अंतर्गत हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी होती ही क्या है, मिट्टी का रासायनिक संगठन क्या है, मिट्टी का भौतिक संगठन क्या है, मिट्टी का क्षेत्रीय वितरण यानी कि प्राकृतिक भाग के आधार पर कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, दूसरा मिट्टी में कौन कौन सी फसलें कौन सी प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाती है, उपयुक्त रहती है, मिट्टी के बारे में क्षेत्रीय वितरण मिट्टियों का और अन्य विशेषताएं यह देखी जाती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा 5 है वन। तो वन के अंतर्गत हम देखते हैं कि वन क्या है, वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार के आधार पर हम देखेंगे तो जलवायु के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजाति के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, शासकीय प्रबंध के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, कटिबंध के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। इसी के अंतर्गत देखा जाना चाहिए मध्य प्रदेश में जीव और वन्य जीव। वन्य जीव कहाँ पर रहते हैं, तो विशेष तौर पर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य की स्थिति क्या है, और वनों से प्राप्त होने वाली वनोपज। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वन जो नीति बनाई गई, वन से संबंधित योजनाएं, वन से संबंधित मध्य प्रदेश में अनुसंधान आदि बातों को इसमें देखा जाता है। छठा है ताप विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाएं। चूंकि विद्युत परियोजनाओं में विशेष तौर पर जल विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना को देखा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक कर दिया गया सिलेबस में कि ताप विद्युत परियोजना है। ताप विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत हमें देखना है कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कब स्टेब्लिश्ड की गई, कितनी मेगावाट वहाँ से उत्पादन होता है, और कौन कौन से राज्यों की या किसके संयुक्त रूप से परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, और कोई स्पेसिफिक विशेषता है। सातवां इसके अंतर्गत जो दिया है वो है खनिज। खनिज जैसा कि हम जानते हैं खनिज कई प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह खनिज। उसके अंतर्गत खनिज के अंतर्गत देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, उनका उत्पादन कितना होता है, भारतीय मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान क्या है और उनकी उपयोगिता क्या है। विशेष तौर पर कोयला खनिज से संदर्भित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें देखा जाता है मध्य प्रदेश की जनगणना। ये सिलेबस में मेंशन किया है। तो जनगणना के अंतर्गत विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की साक्षरता, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात और मध्य प्रदेश में वृद्धि दर की स्थिति, जनगणना से संबंधित विविध प्रकार के आयामों का तुलनात्मक अध्ययन और उनकी स्थिति संभाग स्तर के लेवल पर, जिला स्तर पर, कंपैरेटिव स्तर पर इसके अंतर्गत देखा जाता है। 9 सेक्शन इसके अंतर्गत दिया है यातायात। यातायात यानी कि परिवहन। परिवहन विशेष तौर पर 3 प्रकार के, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और हवाई परिवहन। मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति कैसी है, कितने प्रकार के और कितने राष्ट्रीय मार्ग यहाँ से गुजरते हैं, राज्य मार्ग कितने हैं, कहाँ से गुजरते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
जो संचालित योजनाएं हैं परिवहन से संदर्भित, उनको देखा जाता है। 10वां सेक्शन इसके अंतर्गत जो मेंशन किया गया है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सरकार के द्वारा इसकी क्या नीति है और कहाँ कहाँ पर ये किस किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित की गई, इसको देखा जाता है। तीसरी यूनिट को दो भागों में डिवाइड किया। पार्ट ए में मध्य प्रदेश की राजनीति और पार्ट बी में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। पार्ट ए का यदि हम देखें तो पार्ट ए के अंतर्गत मौलिक रूप से इसके अंतर्गत पदाधिकारी, संस्थाएं, आयोग और एक्ट में डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर हमें क्या पढ़ना है। तो राज्य स्तर पर इसके अंतर्गत विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, हाई कोर्ट और लोकायुक्त को इसके अंतर्गत देखा जाता है। संभाग स्तर की बात करें तो संभाग स्तर पर संभागायुक्त और पुलिस कमिश्नर के बारे में इसे देखा जाता है। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर जिलाधीश व उसकी भूमिका को इसमें देखा जाएगा। उसके अलावा स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। स्थानीय स्वशासन, हम जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन के दो रूप हैं, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन और उससे संबंधित संस्थाएं यानी कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसी प्रकार शहरी स्थानीय स्वशासन यानी 74वां संविधान संशोधन नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत विशेष तौर पर ये इसके अंतर्गत देखी जाती है। इसके अलावा इसमें दिया है आयोग। जैसा कि हम जानते हैं आयोग का गठन 3 प्रकार से होता है। एक संवैधानिक आयोग, एक सांविधिक आयोग और एक सरकार के द्वारा गठित आयोग। विशेष तौर पर इसमें 6 आयोग को मेंशन किया गया है सिलेबस में, जिसमें 4 आयोग संवैधानिक हैं। उसमें पहला मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 के अंतर्गत प्रलेखित किया गया। दूसरा एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। इसके अलावा सांविधिक आयोग यानी कि वो आयोग जिनका उल्लेख संविधान में तो नहीं है लेकिन संसदीय नियमों के अनुकूल इन्हें बनाया गया, संसद के अंतर्गत बनाया गया। वो 2 आयोग यहाँ पर हमें पढ़ना है। एक है आपका महिला आयोग और दूसरा है राज्य सूचना आयोग। तो इस प्रकार से संवैधानिक यानी संविधान में उल्लेखित आयोग 4 और संसद के नियमों के अनुसार जो बनाए गए वो 2 आयोग हैं। कुछ आयोग ऐसे होते हैं जो कार्यकारी यानी कि कार्यपालिका या सरकार या मंत्री परिषद भी गठित कर सकती है और उन्हें हटाने का अधिकार भी उसे ही होता है। जैसे नीति आयोग राज्य में राज्य नीति आयोग, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ना है। उसके अलावा इसके अंतर्गत अधिनियम दिया गया है। तो 4 प्रकार के अधिनियम इसके अंतर्गत देखना है। पहला अधिनियम इसमें दिया है एससी एसटी अत्याचार अधिनियम 1989, जो सिविल सेवा संरक्षण अधिनियम 1955 का रिफॉर्म है, सुधरा हुआ रूप है। इस अधिनियम के अंतर्गत हमें देखना चाहिए कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और
में क्या क्या प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। दूसरा अधिनियम इसमें दिया है पैसा एक्ट 1996। तीसरा अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और चौथा अधिनियम मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2004। अधिनियम के अंतर्गत विशेष तौर पर कितने अध्यायों में विभाजित है, कौन कौन सी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, इस बात को देखा जाता है। वो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन यानी कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को यहाँ पर और उसका परिचय इसके अंतर्गत सम्मिलित है। एमपी में कृषि और ग्रामीण विकास दूसरा सेक्शन, यानी कि मध्य प्रदेश में कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और ग्रामीण विकास में क्या योगदान है और इससे संबंधित कौन कौन से उपादान सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग कई प्रकार से होते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग, लकड़ी पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, वृहद उद्योग, स्वरोजगार उद्योग, कौशल आधारित उद्योग, इन उद्योगों के बारे में यहाँ पर विशेष तौर पर देखना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति। इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार 3 प्रकार से यहाँ पर शिक्षा को हम डिवाइड करते हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाता है। कौशल विकास, मध्य प्रदेश में कौशल विकास और मध्य प्रदेश में SDG इट मीन्स सतत विकास लक्ष्य, यानी कि सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उस संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और कैसी है। और एक 8वां जो है इसका वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसके 3 आधार है। पहला आधार इसका स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है और कौन कौन से आयामों पर उसकी सिचुएशन कैसी है, इस बात को इसके अंतर्गत देखा जाता है। चौथी यूनिट है हमारी मध्य प्रदेश की जनजातियां, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है एमपी में एसटी और विरासत। पहला सेक्शन इसका ये दिया है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां क्या है, जनजाति क्या है, अनुसूचित जनजाति क्या है, वनवासी क्या होते हैं, गिरिजन क्या होते हैं, इसके बारे में देखना चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं और संविधान और जनजातियों के बीच में संविधान में कहाँ पर जनजातियों का उल्लेख किया गया है, जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है,
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनजाति से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है और जनजाति और जनगणना के संदर्भ में इस सेक्शन के अंदर देखा जाना चाहिए। दूसरा सेक्शन है इसका लोक संस्कृति। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति के अंतर्गत जनजातियों से संबंधित रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, धार्मिक उनकी परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, लोक परंपराएं, कृषि से संबंधित परंपराओं को यहां देखा जाता है। उसके अलावा एसटी के लोक साहित्य, एसटी के लोक साहित्य, लोक साहित्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 4 लोक कवियों का उल्लेख हम देखते हैं। एक जगनिक, सिंगाजी, घाट और इसूरी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व, जनजाति व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व को 2 रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पुरुष जनजातीय व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत टंटिया मामा, खज्जा नायक, भीमा नायक, संग्राम शाह, बिरसा मुंडा, गगन सिंह कोरकू, पेमा फालिया, जनगण सिंह श्याम और वर्तमान के जो राजनेता है दिलीप सिंह भूरिया, कांतिलाल भूरिया, दुर्वे आदि आदि। महिलाओं में भूरीबाई, जोधाबाई, दुर्गाबाई, जमुना देवी, रानी कमलापति आदि के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जनजाति व्यक्तित्व के बाद मध्य प्रदेश में एसटी से संबंधित संस्थान नेक्स्ट हमारी है 5वें यूनिट। 5वें यूनिट में पहला सेक्शन इसका समसामयिकी, जिसके अंतर्गत नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का समसामयिकी हमें देखना होगा। दूसरा सेक्शन जन कल्याणकारी योजना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनका आधार क्या है, यानी कि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, स्वरोजगार से संबंधित, कौशल विकास से संबंधित, गरीबी से संबंधित और अन्य प्रकार की योजनाएं, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। चर्चित व्यक्ति, मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्ति यानी कि सामाजिक क्षेत्र में जिनकी उपलब्धियां रही है, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, तो एसटी के चर्चित व्यक्ति कला, साहित्य, संस्कृति के संदर्भ में कौन कौन से व्यक्तित्व मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी हमें यहाँ पर देखना है।